हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पार्ट ट्यूशन क्लासेस। तो हमारा लेसन चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जिसमें हमने पर्टिकुलरली बहुत सा पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारा पार्ट बचता है ईथर्स का। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको जो मैंने प्रीवियसली स्टरीफिकेशन एक रिएक्शन पढ़ाई थी, स्टरीफिकेशन का एक टॉपिक पढ़ाया था। आई होप सो आप सब लोगों ने वो देखा होगा और पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो स्टरीफिकेशन की जो प्रोसीजर थी उसमें थोड़ा सा आपका करेक्शंस है। तो स्टरीफिकेशन में, ठीक है, ये शायद से वीडियो नंबर 5 वगैरह होगा, होप सो, आई थिंक सो। ठीक है, तो वीडियो 5 नंबर जो स्टरीफिकेशन का है, तो इसमें जो रिएक्शन थी एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो एसिड एनहाइड्राइड में अल्कोहल प्लस एसिड एनहाइड्राइड के साथ ईस्टर तो बन रहा है, पर यहाँ पे मैंने RCOOH जो है वो अल्कोहल लिखा है, तो इट्स नॉट अ अल्कोहल, इट्स अ एसिड। ठीक है, तो जनरली ये फॉर्मूला एसिड का मैंने बोलते टाइम अल्कोहल अल्कोहल बार बार बोला है, जो कि अल्कोहल नहीं है, इट विल बी द एसिड। ठीक है, तो ये करेक्शंस है, बस इतना सा ही। ठीक है, तो लिखते टाइम तो मैंने फॉर्मूला राइट लिखा हुआ है, बट उसमें थोड़ा सा मिस्टेकली अल्कोहल आ गया, जिसको मैंने अल्कोहल रिपीट किया हुआ है, तो ये एसिड है, तो आप इसको कट करके एसिड इसके बीच में लिख दीजिए। ठीक है, बाकी सब नोट्स वेल एंड अच्छे से करेक्शन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन था, तो जिसको आप कवर कर लीजिए, और पढ़ते टाइम हो सकता है, क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, मिस्टेक्स होती हैं, तो मिस्टेक्स होंगी तो प्लीज़ हाँ कमेंट्स कीजिए। ये भी मुझे कमेंट्स में मिला, मुझे याद भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो बहुत से बच्चे बहुत शार्प माइंडेड है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो उनके लिए थैंक यू। तो मतलब इसका मतलब है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आप पढ़ रहे हो। ठीक है, ये प्रूफ होता है, तो जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि आप मेरी करेक्शंस निकाल रहे हैं, इट विल बी गुड। ठीक है, जब स्टूडेंट्स टीचर्स के करेक्शंस निकालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, कि चलो बाबा कोई तो पढ़ रहा है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे आप एसिड का करेक्शन कर लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट ऑफ द ईथर्स। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, तो हमें ईथर प्रिपेयर करना है अभी। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ईथर्स किससे प्रिपेयर करेंगे वो देखते हैं। तो पहला हमारा है प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन मतलब फिर से डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। जैसे आपको पता है ना, हमारी बॉडी में से भी डिहाइड्रेशन होता है, तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन का हमेशा मतलब हमारे बॉडी में रहे या रिएक्शंस में रहे या केमिस्ट्री में रहे, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ये याद रखिएगा। तो व्हेन अल्कोहल जब हीट होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स भी डालने पड़ेंगे ना, हमें कैटलिस्ट भी डालने पड़ते हैं। तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड या हाइपोफॉस्फरिक एसिड अगर हमने डाला तो ईथर और अल्कीन ये फॉर्म्ड होगा। तो जैसे इथिल अल्कोहल के मैंने दो प्रोडक्ट्स लिए, ठीक है, दो रिएक्टेंट्स लिए इथिल अल्कोहल के, ट्वाइस C2H5OH। ठीक है, तो डाई इथिल ईथर मिला, इसको मैं सॉल्व करके दूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, C2H5, दिस इज O एंड दिस इज C2H5। ठीक है, OH, C2H5OH, तो ये इस टाइम दो बार मेरा इथिल अल्कोहल बना हुआ है। ठीक है, तो C2H5OH, C2H5OH, H2SO4 के प्रेजेंस में मैं अगर रिएक्शन कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरा ईथर प्रोडक्ट्स होने वाला है, तो C2H5, दिस इज C2H5, और यहाँ से एक O ले लेते हैं। ठीक है, तो C2H5O, C2H5, तो इस तरीके से ये मिला। मेरा बचा हुआ एक हाइड्रोजन जो मैं सर्कल बना रही हूँ, बाय प्रोडक्ट्स को हमेशा सर्कल में ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो H और OH, तो H और OH मिलकर आपका H2O बना रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है इथिल अल्कोहल। इथिल अल्कोहल जब हीट होगा, ठीक है, H2SO4 या 413 केल्विन में डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ जब ट्रीटमेंट होगा इसका, तो ये डाइथिल ईथर, और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। अब इथिल अल्कोहल H2SO4 413 केल्विन में फिर से हीट किया जाए, ठीक है, तो इथिल अल्कोहल का अभी 1 मॉलिक्यूल है। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आपको प्रिपेयर क्या करना लिखा रहेगा। अगर वहाँ जाएगा कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड प्रोड्यूस ईथर, तो ईथर के लिए आपको 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा ईथर जो होता है मिक्स ईथर, सिंपल ईथर जो भी रहेगा, तो वो ईथर के लिए हमें 2 सिमिलर थिंग्स लगती है। पर अगर उन्होंने कहा कि इथीन बनाओ, तो इथीन के लिए आपका सिंगल इथिल अल्कोहल भी चल जाएगा, सिंगल अल्कोहल चल जाएगा, प्रोपीन ब्यूटीन जो भी रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पे इथीन बनाना है तो यहाँ पे आपको इथिल अल्कोहल लेना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोपीन बनाना है तो यहाँ पे आपको प्रोपिल अल्कोहल लेना पड़ेगा। तो C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड 413 केल्विन में हीट किया, तो C2H5OH को मैं फिर से अगर इस तरीके से लिख दूँ, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो गए 5 हाइड्रोजन, और एक साइड है OH मतलब अल्कोहल। ठीक है, तो अगर मैंने रिएक्शन क्या कही थी, डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, तो इसके ही OH और इसका ही H में निकालूंगी, नहीं तो इसके पास जो OH है ये निकलेगा और इस कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी फ्लोर।
ठीक है। तो इसका OH और इसका H इस तरीके से निकल गया, तो इस कार्बन की भी बॉन्डिंग कम हो गई, एक बॉन्ड कम हो गया, और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो गया। तो उस वजह से इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। और क्या निकला है हमारा रिमूव प्रोडक्ट जो है H2O। तो वाटर तो रिमूव प्रोडक्ट है ही, वो तो हमने स्टार्टिंग में ही दिखा था। डिहाइड्रेशन है मतलब रिमूव हमारा प्रोडक्ट होने वाला है वाटर का, ठीक है। तो वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट हमारा बाहर निकला हुआ है। तो इस तरीके से मेरी ये रिएक्शन प्रोसीड हुई है, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O की तरह, ठीक है। तो इथिल अल्कोहल से ये प्रिपेयर हुआ है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के बाद नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। फिर से नेम रिएक्शंस है, तो जैसे मैं कहती हूँ कि नेम रिएक्शंस हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहती है, तो आती भी है बहुत से। तो विलियमसन सिंथेसिस हमेशा आपका ईथर प्रिपरेशन में काम में आता है, ठीक है। एक ही रिएक्शन है जिसमें ईथर प्रिपरेशन में जाएगा। तो विलियमसन का नाम दिखा मतलब आपको याद रखना है कि इससे ईथर ही प्रिपेयर होगा, क्योंकि ये जो है नेम रिएक्शंस डायरेक्टली आ जाएगी, आपको नहीं बोलेगा कि प्रिपेयर द ईथर फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस, ऐसा नहीं होगा। तो आपको डायरेक्टली दिखा जाएगा क्वेश्चंस में कि विलियमसन सिंथेसिस ड्रॉ करो। तो विलियमसन सिंथेसिस की रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। तो जैसे सिंपल या मिक्स ईथर, सिंपल मिक्स ईथर हमने पढ़ा था। सिंपल ईथर कौन सा है, जिसमें हमारे दोनों ईथर्स या दोनों पर्टिकुलरली दोनों अल्किल जो है, दोनों आर ग्रुप जो रहेंगे सेम रहेंगे। और मिक्स ईथर कौन सा है, तो हमारे दोनों आर ग्रुप अलग अलग रहेंगे, तो वो मिक्स ईथर हो गए। तो दिस इज अ सिंपल ईथर, दिस इज अ सिंपल ईथर, और दिस इज अ मिक्स्ड ईथर, ठीक है। दिस इज अ सिंपल ईथर एंड दिस इज अ मिक्स्ड ईथर, ठीक है। तो ये विलियमसन सिंथेसिस का प्रिपरेशन है हमारा, जिसमें सिंपल ईथर और मिक्स्ड ईथर दो तरीके के ईथर्स हम देख रहे हैं। इन दिस मेथड अल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम अल्कोक्साइड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सोडियम अल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड जब रिएक्शन देगा तो यहाँ पे आपको डाई अल्किल ईथर्स या अल्किल एरिल ईथर्स मिलेंगे, ठीक है। थ्योरी पार्ट में आपको समझने नहीं वाला, आगे देखिए रिएक्शंस मैंने पीछे ड्रॉ की गई है, ठीक है। तो अल्किल हैलाइड्स और एरिल हैलाइड्स, इस तरीके से दो हैलाइड्स हमारे रिएक्शन होंगे, ठीक है। तो अल्किल हैलाइड्स में देखिए, अल्किल हैलाइड RH प्लस RONA। तो यहाँ पे R जो है आपका सिमिलर चैन फॉर्म में है, ठीक है। सोडियम अल्कोक्साइड, तो अल्कोक्साइड मतलब आप R की जगह यहाँ पे CH3 C2H5 कुछ भी ले सकते हो। तो आपको मिल रहा है ईथर अल्किल ईथर, ठीक है। RH प्लस RONA, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दिस इज R, ये O और ये R, इस तरीके से ROR बाहर मिला, और Na और X, ठीक है। तो Na और X ऐसा आपका बाई प्रोडक्ट निकल गया हुआ है। अगर वही सेम अल्किल हैलाइड, अगर सोडियम फिनॉक्साइड मतलब फिनॉल रिंग का, ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट हुआ Na का, हाइड्रोजन ने रिप्लेसमेंट किया है फिनॉल Na सोडियम का, इस वजह से इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, जो मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन है, दिस इज R, ये एक R हो गया और ये एक O हो गया, ठीक है। तो ये R O और R, तो R O और R, इसलिए इसका नाम होगा एरिल ईथर, ठीक है। तो फिनॉल रिंग है ना, तो इसलिए इसको एरिल ईथर, और NaX इज अ बाई प्रोडक्ट फिर से हमारा बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ रहा होगा। तो अल्किल हैलाइड अगर सोडियम अल्कोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन दे रहा है तो अल्किल ईथर मिलेगा। अल्किल हैलाइड अगर फिनॉक्साइड के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन दे रहा है तो वो एरिल ईथर मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से पर्टिकुलरली अच्छे से समझिए। नेक्स्ट मैंने थोड़ी सी इसमें बड़ी रिएक्शन ड्रॉ करके दी है। तो बड़ी रिएक्शंस मतलब थोड़ा सा बड़ा, जैसे आपको कभी पूछ सकते हैं कि प्रिपेयर द टर्शरी ब्यूटिल मिथिल ईथर, ठीक है। कभी कभी विलियमसन सिंथेसिस नहीं पूछेगा तो कभी पूछा जाएगा कि प्रिपेयर द टर्शरी ब्यूटिल मिथिल ईथर, तो बड़ा बड़ा लंबा सा नाम है। तो ब्यूटिल मिथिल ईथर अगर प्रिपेयर करना है तो इसके लिए आपको सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लेना पड़ेगा। अब सोडियम टर्शरी क्यों, क्योंकि सोडियम है, अगर यहाँ पे H होता तो ये आपका ब्यूटेनॉल हो जाता, ठीक है, टर्शरी ब्यूटेनॉल हो जाता, पर यहाँ पे H का रिप्लेसमेंट, ठीक है, H की जगह सोडियम लगा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम हो गया सोडियम। और टर्शरी क्यों, क्योंकि एक कार्बन से 3 कार्बन बाइंड है इसलिए टर्शरी। और टोटल कितने कार्बन है, तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इसलिए ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन एक ही है, H होता है तो अल्कोहल हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्साइड हो गया वो, ठीक है। ये रिएक्शन हो रहा है मिथिल ब्रोमाइड CH3Br मिथिल ब्रोमाइड के साथ। तो आपको सिंप्लीफाई है, आपको समझ आ ही जाएगा कि सोडियम और ब्रोमीन बाहर निकलेंगे NaBr बन के, और CH3 जो है वो ऑक्सीजन के साथ जगह ले रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ CH3 लग गया, तो ये बन के आपका टर्शरी ब्यूटिल मिथिल ईथर। अब टर्शरी क्यों, कि मैंने कहा कि एक कार्बन से 3 कार्बन बने इसलिए टर्शरी। ब्यूटिल क्यों, क्योंकि मीथेन 4 कार्बन है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ब्यूटिल। मिथिल क्यों, क्योंकि दिस इज अ मिथिल, ठीक है। अगर हम ईथर का क्लासिफिकेशन करें तो ये पार्टीशन हो जाएगा, ये एक साइड आ जाएगा ऑक्सीजन के, एक साइड वाला R ग्रुप और दूसरे साइड वाला R ग्रुप। तो जैसे हमारा फॉर्मूला है ना कि ROR, तो ये एक R बन गया, दिस इज ऑक्सीजन,
और ये कार बन गया, तो ये R हमारा अलग होगा, ठीक है। तो बड़ा ग्रुप जो रहेगा पहले रहेगा और छोटा ग्रुप जो रहेगा उसको मिथिल ईथर के साथ नाम दिया जाता है, ठीक है। तो बड़ा ग्रुप का खुद की आइडेंटिटी होती है, इसलिए टर्शरी ब्यूटिल। मिथिल जो है स्पेसिफिकली छोटा ग्रुप है इसके कंपैरिजन में, उस वजह से इसको सरनेम दे दिया गया मिथिल ईथर, ठीक है। और वैसे भी लिखते टाइम हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखते हैं, तो बी पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में आपके, इसलिए ब्यूटिल पहले आ गया, एम बाद में आता है इसलिए मिथिल बाद में आ गया, ठीक है। ब्यूटिल मिथिल ईथर, इस तरीके से ये रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन में आपको दिख रहा है कि SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ पे बैक साइड अटैक हो रहा है। अगर ऑक्सीजन CH3 के साथ बाइंड अप हो रहा है तो यहाँ पे अल्किल हैलाइड जो है, ठीक है, बैक साइड अटैक देता है। तो बैक साइड अटैक मतलब पीछे से अटैक करता है, क्योंकि कार्बन के ऑलरेडी यहाँ पे इतने बल्कि ग्रुप्स हैं कि वहाँ पे जगह नहीं है, उस वजह से जो कार्बन CH3 ग्रुप रहेगा वो बैक साइड अटैक देगा, और बैक साइड अटैक देने के बाद ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो अप करता है। तो ये हो गया हमारा विलियमसन सिंथेसिस, जो बहुत अच्छे से आपको पर्टिकुलरली याद रखना है। विलियमसन सिंथेसिस का नाम ही होता है कि ईथर प्रिपेयर करना है भाई। ईथर अभी किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, एक तो आप अल्किल हैलाइड से प्रिपेयर करो या एरिल हैलाइड से प्रिपेयर करो, ठीक है। तो अल्किल हैलाइड में सोडियम अल्कोक्साइड के साथ या अल्किल हैलाइड में फिनॉक्साइड के साथ, ठीक है। तो एक तो अल्किल ईथर बनेगा या एरिल ईथर मिलेगा, दोनों में से कोई भी एक आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विलियमसन सिंथेसिस। अब ये तो हो गया हमारा प्राइमरी, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस का प्राइमरी पार्ट। अगर सेकेंडरी और टर्शरी अल्किल हैलाइड्स अगर रिएक्शन में यूज हो रहे हैं तो ये अल्कीन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी और टर्शरी में देखिए, अगर यहाँ पे देखिए कि सेकेंडरी और टर्शरी अल्किल हैलाइड्स, तो ये जो अल्किल हैलाइड्स थे हमारे, तो सेकेंडरी टर्शरी अगर यूज़ में आ गए तो आपके कुछ अल्कीन बन सकते हैं, जैसे टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। तो टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड है, अब ये क्लोरीन लगा हुआ है, वहाँ पे सोडियम था, ठीक है, वहाँ पे सोडियम था इसलिए वो सोडियम ऑक्साइड्स वगैरह बने थे। यहाँ पे क्लोरीन है मतलब टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड है, ये सोडियम इथॉक्साइड के साथ अगर रिएक्शन आ रहा है, ठीक है, तो C2H5OH, अगर C2H5OH होता तो इथेनॉल होता, पर H का रिप्लेसमेंट किसने किया है, H की जगह आपका Na लगा है, इसलिए इसका नाम सोडियम। और इथेनॉल का रिप्लेसमेंट हुआ है इसलिए इथेन ऑक्साइड, इथेन ऑक्सीजन के साथ बाइंड है इसलिए इथेन ऑक्साइड या इथॉक्साइड। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि क्या क्या रिमूव होने वाला है। तो हमेशा हैलोजेंस तो है बाइंड अप होते हैं गारंटीन वारंटी के साथ, कि सोडियम हैलोजेंस के साथ अच्छे से बाइंड अप हो जाते हैं, तो NaCl तो बाहर निकल ही रहा है, ठीक है। अब मुझे डबल बॉन्डेड प्रोडक्ट मिलने वाला, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है कि अल्कीन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट जो है हमारा अल्कीन बन रहा है, तो अल्कीन भाई कौन सा अल्कीन बनेगा, तो ऑफकोर्स यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन निकल चुका है और ये हाइड्रोजन जो है C2H5 के साथ बाइंड अप हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन बाइंड हो रहा है C2H5 के साथ, तो C2H5O और H, इस तरीके से आपका एक बाय प्रोडक्ट मिल रहा है। और यहाँ से जैसे क्लोरीन निकला है तो यहाँ पे कार्बन की कम, यहाँ पे एक बॉन्ड कम हो गया, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पे एक बॉन्ड कम हो गया, इस वजह से कार्बन और कार्बन के बीच में देखिए डबल बॉन्ड एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे H जो है C2H5O के साथ रिमूव हुआ, इथेनॉल बन के, Cl जो है Na के साथ चला गया, NaCl बन के, और पर कार्बन और कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड कम हो गया, इसका भी एक बॉन्ड कम हो गया, इसका भी एक बॉन्ड कम हो गया, इस वजह से इन कार्बन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, इसका नाम होगा आइसोब्यूटीन। अब ब्यूटीन क्यों, क्योंकि मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, 4 कार्बन है ब्यूटेन, और पोजीशन एक जो CH थे वो ब्रांचिंग में है, एक CH थे ब्रांचिंग में इसलिए आइसो, ठीक है, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड है इसलिए ENE, ठीक है। इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंडिंग कीजिए, ठीक है, समझ रहा होगा आपको आइसो क्लासिफिकेशन अभी समझ रहा होगा, ठीक है। तो इसका नाम आइसोब्यूटेन क्यों रखा गया, क्योंकि आइसो क्यों, क्योंकि ब्रांचिंग में है, एक CH3 अगर सीधे चैन में होता तो N आ जाता था, नॉर्मल चैन, ये ब्रांचिंग में CH3 इसलिए आइसो, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है इसलिए ENE, आइसोब्यूटीन, ठीक है। यहाँ तक आपकी हो गई मोस्ट ऑफ द ईथर्स की प्रिपरेशन, ज़्यादा नहीं है ईथर के प्रिपरेशन, थोड़े बहुत ही है। तो विलियमसन सिंथेसिस और डिहाइड्रेशन, स्पेसिफिकली विलियमसन सिंथेसिस बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस में है, इसलिए बहुत अच्छे से आप उसको करिए, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है विलियमसन सिंथेसिस, अब पर्टिकुलरली क्या पूछेंगे वो डिपेंड करता है। अगर पूछा गया कि विलियमसन सिंथेसिस में आपको आइसोब्यूटेन प्रिपेयर करना है तो आपको टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड या टर्शरी अल्किल हैलाइड से बनाना पड़ेगा। अगर उन्होंने कहा कि विलियमसन सिंथेसिस में आपको स्पेसिफिकली सोडियम अल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड से बनाना है, तो सोडियम अल्कोक्साइड्स मतलब RONA, फिनॉक्साइड मतलब फिनॉल रिंग पे ONA, ठीक है। या फिर उन्होंने कहा कि टर्शरी ब्यूटिल मिथिल ईथर पुनः है, तो टर्शरी ब्यूटिल मिथिल ईथर में आपको सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये हो गया आपके मेन केमिकल्स के क्वेश्चंस। अब बचता है मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, जैसे हम पर्टिकुलरली अल्कोहल पढ़ा, अल्कोहल की रिएक्शंस पढ़े, फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज, वैसे ही अभी ईथर के भी सेम थिंग्स है, फिनॉल के भी वैसे ही पढ़े थे हमने, ठीक है। कल हमने फिनॉल के डिस्कस किए थे, अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी ईथर के लेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकली ईथर कहाँ पे यूज होता है, तो जैसे फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो लोअर मेंबर्स जो ईथर्स के, मतलब जो लोअर्स्ट मेंबर रहेंगे, जैसे मिथिल ईथर, डाईमिथिल ईथर है, इथिल ईथर है या प्रोपिल ईथर है, तो ये आपको गैसेस फॉर्म में मिलेंगे, ये नॉर्मली अल्कोहल भी वैसे मिलते हैं, ठीक
ठीक है, पर अल्कोहल आपके लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो ये गैसेस फॉर्म में मिलेंगे। और जो अदर ईथर्स रहेंगे वो जो से बड़े वाले ईथर्स वो कलरलेस होते जाते हैं और इसकी पर्टिकुलरली एक स्मेल भी क्रिएट होती है। ठीक है, तो आपको जैसे परफ्यूम्स में वगैरह भी स्प्रे मिलती है तो सेंट मिलता है, तो ये भी ईथर का एक फॉर्म हो सकता है। लोअर ईथर मतलब जो लोअर मेंबर्स ऑफ ईथर से वो हाईली वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब होता है इवॉपरेट होने वाले, और इनफ्लेमेबल मतलब बहुत भड़काऊ जलने वाले हैं। ठीक है, बहुत अचानक से जलने लग जाते हैं। तो लोअर मेंबर्स हाईली वोलेटाइल रहेंगे और इनफ्लेमेबल रहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ईथर का कैसे बढ़ेगा, तो इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे, डाइमिथिल ईथर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। ठीक है, डाई इथिल ईथर है तो उसका कार्बन और बढ़ते जाएगा, डाइप्रोपिल है तो उसका और बढ़ते जाएगा। तो जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मास बढ़ रहा है, मतलब CH3 और CH3 248 है, C2H5 है, यहाँ पे आपको 2 कार्बन दिख रहे हैं इसलिए इसका 248 है। यहाँ पे 2 और एक 3 कार्बन है तो 284 हो गया। यहाँ पे 4 कार्बन है तो 308। तो जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हमारा सेकंड पार्ट है पोलैरिटी एंड सोल्युबिलिटी। ठीक है, तो पोलैरिटी एंड सोल्युबिलिटी में देखिए, तो पोलैरिटी एंड सोल्युबिलिटी का पार्ट जो है स्पेसिफिकली, तो पोलैरिटी का मतलब पता ही होगा, पोलर बॉन्ड्स, मतलब जैसे मैंने अगर नॉर्मली बनाया कि H+ और Cl-, तो यहाँ पे पोलर बॉन्ड्स है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड्स है। पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहेंगे, जैसे अगर शेयर किया हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में अगर शेयरिंग हुई है तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लोरीन खुद की तरफ खींचने की कैपेसिटी रखता है। पर स्पेसिफिकली यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है ईथर में वो कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन के सराउंडिंग में, मतलब सराउंडिंग में नहीं, ऑक्सीजन के एक साइड या इस साइड, दोनों साइड में आपको ऑक्सीजन अगर नेगेटिव है तो दोनों साइड आपको पॉजिटिव पॉजिटिव बॉन्ड मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कंडीशंस ये है कि ऑक्सीजन जो है नेगेटिव बीच में आ गया, पॉजिटिव इधर, मतलब अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है तो ये भी इधर खींच सकता है, ये भी इधर खींच सकता है। ठीक है, तो ये जो है अट्रैक्शन, ठीक है, तो अट्रैक्शन रिपल्शन होने की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस तरीके से जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, स्पेसिफिकली ROR का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री नहीं दिखाता। क्यों 180 डिग्री नहीं दिखाता? क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स है। जैसे आपको H2 का बॉन्ड एंगल पता है, ठीक है, H2 के बॉन्ड एंगल में मैंने अगर ऑक्सीजन का नॉर्मली अगर बॉन्ड बना, ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स है। ठीक है, 2 लोन पेयर्स है, आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स का मतलब क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, तो 1s2 2s2 और 2p4। ठीक है, तो इस तरीके से तो ऑक्सीजन के साथ जो ईथर का बॉन्ड बना रहा है तो लोन पेयर की वजह से ये जो R ग्रुप है ये नीचे प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, ये नीचे प्लेस हो जाता है, तो इसकी जो बॉन्ड एमेट्री, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए, जैसे अगर मैं नॉर्मली इस तरीके से बनाऊँ RO और R, तो इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 180 डिग्री का, पर लोन पेयर होने की वजह से, दो लोन पेयर होने की वजह से ये बॉन्ड एंगल नीचे नीचे जाता है, सप्रेस्ड होता है। ठीक है, और ये लोन पेयर्स आपको पता है किस तरीके से आता है, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड एंगल यहाँ लिख देती हूँ, आपको दिख रहा है शायद से, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो ये 1s2 2s2 एंड 2p4। तो 2p4 है, इसका मतलब क्या है कि 1s2 भरा हुआ है, ठीक है, इसके पूरे भरे हुए हैं, 2s2 भी भरा हुआ है और 2p में 4। तो इस तरीके से ये आपको पता होगा, ये पढ़ा है हमने 11th में। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p4, तो ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर है, ठीक है, तो 1s2 का तो मैटर नहीं करता, 2s2 भी भरा हुआ है तो इसका एक लोन पेयर, और 2p2 में x जो भरा हुआ है तो ये इसका भी लोन पेयर। तो बचा क्या है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, तो 2 बॉन्ड पेयर्स बचे हुए हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये पता होगा क्योंकि बहुत डिटेल में है, मैं भी शॉर्ट लिस्टेड में बता रही हूँ, जिनका नहीं याद है, जिनका छूट चुका है या जो भूल चुके हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये लोन पेयर्स क्या काम करते हैं, तो लोन पेयर्स जो है रिपल कराते हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल को लोन पेयर रिपल करा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि मीथेन में जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री का है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर नहीं है, कार्बन के पास लोन पेयर्स नहीं है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है, और लोन पेयर्स होने की वजह से ये डाइपोल मोमेंट ज़्यादा शो करता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे देखिए कि कार्बन ऑक्सीजन कार्बन में बॉन्ड एंगल जो है 110 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, उस वजह से इसका बॉन्ड एंगल जो है 110 डिग्री का है। ठीक है, ना कि 180 डिग्री। अगर आप स्ट्रेटली ड्रॉ नहीं कर सकते, जैसे वाटर का भी बॉन्ड एंगल, वाटर में आपको पता है ना ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसके भी एक ट्रायंगुलर ज्योमेट्री मिलती है, क्योंकि इसके ऑक्सीजन सेम थिंग्स है तो इसके पास लोन पेयर्स है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 180 डिग्री नहीं है, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 110 डिग्री है। तो डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डू नॉट कैंसिल ईच अदर। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट जो है, क्योंकि यहाँ पे R और यहाँ पे R, जैसे मैंने कहा कि ये R और ये R अपनी तरफ ये लोन पेयर्स खींचने की कैपेसिटी करता है। ठीक है, एक दूसरे की तरफ खींचता है, उस वजह से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट बहुत कम है, क्योंकि पोलैरिटी नहीं है। पोलैरिटी कहाँ रहेंगी, जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड है।
यहाँ पे तो पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, मतलब दो पॉजिटिव और बीच में निगेटिव, इस वजह से बॉन्ड एक दूसरे की तरफ खींचते जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि एक रस्सी मैंने पर्टिकुलरली रखी और दो सेम इंसान को मैंने उसको खींचने को कहा, ठीक है, तो वो जो रस्सी है वो सेंटर में ही रहेंगी, क्योंकि दोनों इंसान सेम स्पीड से सेम स्ट्रेंथ से इस रस्सी को खींच रहे हैं। उस वजह से ये ना लोन पेस ना इधर जा रहा ना इधर जा रहा, ठीक है, उस वजह से वो सेंटर में ही है। तो सिमिलर थिंग्स है, यहाँ पे भी वही होता है। एज अ वीक पोलैरिटी, पोलर नहीं है ना, पोलैरिटी बहुत कम है ना, पॉजिटिव ना नेगेटिव बॉन्ड काम कर रहा है, तो ईथर्स डज नॉट अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो ईथर का कोई स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किसका बढ़ेगा, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड्स है। जितने पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड्स लेंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ता जाता है, वो याद रखिए, ठीक है। तो एल्केन्स की तरह, एल्केन्स में पता है ना आपको आर और एच, तो आर भी पॉजिटिव एच भी पॉजिटिव, मतलब इनमें भी बॉइलिंग पॉइंट्स पे स्पेसिफिक ज़्यादा नहीं होगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, क्योंकि पोलैरिटी नहीं है। पर वही अगर हम अल्कोहल देखें तो आर प्लस और ओ एच माइनस कैरी करता है, तो उसमें यहाँ पे पोलैरिटी ज़्यादा है, इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव बॉन्ड बनता है, उस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, इस वजह से ये जल्दी टूटेगा, बॉइलिंग पॉइंट आज कम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे बना दिया कि आर ओ और आर दो ऑक्सीजन के पास दो डायपोल, ठीक है, दो लोन पेयर्स है, उस वजह से इसका नेट डायपोल मोमेंट कम है। अब इथर सोलेबल इन वाटर, सोलेबिलिटी अगर देखी जाए, ये तो हो गया पोलैरिटी के बाद, पर सोलेबिलिटी अगर देखी जाए तो ईथर सोलेबल होता है वाटर में, जैसे अल्कोहल पानी में सोलेबल हो जाता है वैसे ही ईथर भी सोलेबल होता है, ठीक है। तो ईथर का फॉर्मूला था हमारा ROR है, तो इसके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है इनके पास, पर फिर भी ये हाइड्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज होता है, उस वजह से H2O ये अगर कंसिडर करें तो ये वाटर का फॉर्मूला हो गया, दिस इज योर वाटर। तो वाटर जो है H2O जो है ऑक्सीजन के साथ इजीली बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना के ये बॉन्ड अच्छे से बन जाता है, और इसलिए ईथर जो है वो वाटर में सलेबल होता है, ठीक है। तो ये हो गया पोलैरिटी एंड सोलेबिलिटी की बात। तो पोलैरिटी सोलेबिलिटी बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। तो पोलैरिटी का मतलब होता है पोलर कैरेक्टरिस्टिक कम है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके का बॉन्ड है, पोलैरिटी बहुत कम है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम रहेगा। और सोलेबल होता है वाटर में, जबकि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन ईथर देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टिल इट विल बी डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, तो फिर भी ये पानी में डिजोल्व क्यों हो जाता है, तो ये रीजन है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ इजीली बॉन्ड बनाता है ईथर ऑक्सीजन के साथ, उस वजह से ये वाटर में सलेबल है। ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने दो पार्ट पढ़े, एक तो हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज का स्पेसिफिकली, ठीक है, स्पेसिफिकली क्या पढ़ा हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में, तो पोलैरिटी सोलिबिलिटी, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा है फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो फिजिकल स्टेट और बॉइलिंग पॉइंट ये हमारे दो पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद सी पार्ट दिया है, जैसे आपकी बुक में ही है, तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो कुछ रिएक्शन लेते हैं, बस आपका नेक्स्ट क्लास में लेसन ही खत्म हो जाएगा। तो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में किस तरीके के रिएक्शंस होते हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अगर टूट रहा है तो किस तरीके के रिएक्शंस कैरी करेंगे, तो रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रही, तो ईथर्स कैन ट्रीटेड विद H2SO4, अगर ईथर H2SO4 के साथ रिएक्शन ट्रीट कर रहा है तो ये अल्कोहल या फिनॉल दो तरीके के प्रोडक्ट मिला सकता है। एक तो अल्किल ईथर मैंने लिखा ROR प्लस HOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है H3O के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दिस R दिस O दिस H, दिस R दिस O एंड दिस H, तो 2 टाइम्स हमारे 2 R है, 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, उस वजह से मुझे मिल रहा है ट्वाइस ROH। सिमिलर थिंग्स अगर एरियल ईथर के साथ हो रही तो ROR प्लस HOH, तो वही थिंग्स हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और R जो है वो OH के साथ बाहर निकल आएगा, तो ROH बाहर निकल गया, H अपनी जगह ले रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन गया फिनॉल और अल्कोहल। तो जैसे कहा ही है ना कि H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन दे रहा है अल्किल ईथर तो अल्कोहल बनाता है, फिनॉल अगर रिएक्शन दे रहा है तो एरिल ईथर बन रहा है, कब एरिल ईथर के साथ कब प्रिपेयर हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल या H2SO4, तो फिनॉल मिल रहा है, ठीक है, काफ़ी इजी रिएक्शन है। तो ये H2SO4 के प्रेजेंस में होती है, इसलिए इसको H2SO4 से रिएक्शन ट्रीट कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे H2SO4 के प्रेजेंस में हो रही है, H2SO4 के साथ नहीं हो रही है रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन इन PCl5, अगेन PCl5 आ ही गया, ठीक है, मैंने बहुत बार रिपीट किया कि PCl5 आता ही है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, भूला पिछड़ा। तो PCl5 अगर ईथर्स के साथ रिएक्शन हो रहा है तो आपको अल्किल क्लोराइड मिलता है। मैं अगेन बता रही हूँ कि यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, तो बाय प्रोडक्ट याद रखना है इसमें, ROR प्लस PCl5, तो PCl5 मतलब फॉस्फरस और 5 क्लोरीन, 5 क्लोरीन है, तो मेरा प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, दिस इज R, दिस इज Cl, RCl बन गया मेन प्रोडक्ट, ठीक है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन है, तो मैंने क्या कहा था PCl5 में आपको बाय प्रोडक्ट कौन सा याद रखना है, तो POCl3, तो दिस इज P, दिस इज O एंड दिस Cl3, ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट मेरा कटा
OCl3 और बचा हुआ है एक R, ठीक है, और एक Cl, तो ये RCl चाहिए, फिर से RCl होगा। ओके, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि ईथर रिएक्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपका RCl बनना चाहिए, HCl नहीं। H के लिए तो जगह ही नहीं है, H तो है ही नहीं ना, RCl, तो इस तरीके से आपको RCl मिलेगा। तो यहाँ पे आप ट्वाइस R भी लिख सकते हो। RCl लिखने से अच्छा आप ट्वाइस RCl भी लिख लीजिए, ठीक है। ट्वाइस RCl भी सेम थिंग्स होते हैं। अब अगर ये रिएक्शन सिमिलरली एरिल ईथर के साथ हो रही, ठीक है, तो ये तो अल्किल ईथर हो गया। अगर एरिल ईथर के साथ रिएक्शन हो रही PCl5 की, तो फिर से PCl5 मतलब PCl5, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक क्लोरीन यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनेगा ना, एक क्लोरीन यहाँ, जैसे फिर से मैं सॉल्व कर देती हूँ, 5 क्लोरीन, ठीक है, 5 क्लोरीन, तो एक क्लोरीन लग गया मेरा यहाँ पे, ठीक है, एक क्लोरीन लग गया यहाँ पे, एक P कैंसिल हो गया, O कैंसिल हो गया और Cl3 कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 क्लोरीन में से एक P कैंसिल हो गया, O कैंसिल हो गया, Cl3 कैंसिल हो गया, बचा हुआ है R और Cl, तो ये बना हुआ है आपका बाय प्रोडक्ट फिर से RCl, मतलब अल्किल क्लोराइड आपको वापस मिला है, ठीक है। तो Cl मतलब क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग पे क्लोरीन लगा हुआ है, इसलिए क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इस तरीके से आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है, दिस इज क्लोरोबेंजीन। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का रिएक्शन पार्ट है, ठीक है। तो रिएक्शन विथ हॉट कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन विथ PCl5 के बाद, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मैं थोड़ा सा पार्ट आज ले लेती हूँ। नेक्स्ट पार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ का थोड़ा लेंथी जाएगा, इसलिए नेक्स्ट क्लास में हमारा लेसन ओवर हो रहा है, उस वजह से मैं यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट बता देती हूँ और पेरोक्साइड बता देती हूँ। तो लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर्स में क्या होगा कि ईथर जो है न्यूट्रल कंपाउंड्स है, एक्वस मीडियम में न्यूट्रल एक्ट करते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल है क्या, जैसे मैंने कहा था, इसमें ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कोई चार्ज कैरी नहीं करता, सो दे डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो डू नॉट रिएक्ट विद, ना बेस के साथ रिएक्शन देंगे प्रॉपरली, ना एसिड के साथ, ना रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। और ईथर अगर हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन दिया भी तो आपको ऑक्सोनियम सॉल्ट मिलता है, ठीक है। काफ़ी रेयरेस्ट रिएक्शन है ये, बहुत ज़्यादा पूछी नहीं जाती। ROR प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो ROR प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो मैंने आपको बार बार बोला कि H2SO4 को आपको किस तरीके से लिखना है, तो OH SO3H, ठीक है। तो OH SO3H अगर मैंने लिख दिया तो इस तरीके से आपका रिएक्शन क्या बनेगा, तो यहाँ से मुझे जैसे पता है कि सिर्फ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाता है, पर यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसके बस कार्बोकटायन बन गया, ठीक है, कटायन बना है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्योंकि लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के, तो वो लोन पेयर के साथ एक बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ROR और H यहाँ ऐड हुआ और बचा हुआ है आपका HSO4, ठीक है। तो HSO4 माइनस बाहर निकला है, दिस इज आयन बाहर निकला हुआ है, ठीक है। बहुत रेयरेस्ट में रिएक्शन, बहुत ज़्यादा नहीं आती। देन रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्किल ग्रुप ऑफ ईथर्स, तो परोक्साइड का मतलब होता है एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। तो परोक्साइड मतलब देखिए, तो ईथर जब कंबाइन होगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, ईथर आपने खुला छोड़ भी दिया ना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो अपने आप कन्वर्ट हो जाता है परोक्साइड में, इसमें ज़्यादा रिएक्शन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो डाईथिल ईथर अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने रख दिया तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो CH3 CH2, तो CH2 में से एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ऐड हो गया और 2 ऑक्सीजन, ठीक है, 2 ऑक्सीजन अपनी जगह ले रहा है, तो O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन, तो OOH करके कम्प्लेक्स बना, तो इस इज अ परोक्साइड ऑफ डाईथिल ईथर। तो यहाँ पे आपको डाईथिल ईथर का एक परोक्साइड का पार्ट मिल रहा है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो आज हमने बहुत सा इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर लिया है, काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे कुछ पार्ट्स इंपॉर्टेंट थे, कुछ पार्ट्स ट्रिकी भी थे, तो आपको इसको पर्टिकुलरली फिर से रीड करना है और राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हमने जैसे आज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको शॉर्ट लिस्टेड में ही याद रखना है, बहुत ज़्यादा थेरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उस वजह से, ठीक है। तो थेरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते, इस वजह से आप इसको थोड़ा सा लाइटली ही पढ़िए। तो जैसे प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और विलियमसन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो अच्छे से कीजिए विलियमसन सिंथेसिस का। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है फिजिकल स्टेट और बॉइलिंग पॉइंट, तो बस शॉर्टकट में आप याद रखिए कि फिजिकल स्टेट और बॉइलिंग पॉइंट में, फिजिकल स्टेट में लोअर मेंबर्स जो होते हैं गैसेस में होते हैं, कुछ कलरलेस मिलेंगे, वोलेटाइल इनफ्लेमेबल गैसेस के फॉर्म में मिलता है, और जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ते जाता है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा, बस इतना याद रखना है इसमें फिजिकल स्टेट में। और जो पोलैरिटी एंड सॉल्युबिलिटी, पोलैरिटी में मैंने कहा कि लो पोलर एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके का बॉन्ड कैरी होता है, उस वजह से पोलर नहीं है। पोलर नहीं होने की वजह से इनमें जो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह रहेगा वो काफ़ी कम रहेगा, और ये पानी के साथ अच्छे से बॉन्ड बनाता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और हाइड्रोजन के साथ इजीली बॉन्ड बनाता है, उस वजह से वाटर सोल्यूबल है। ये भी क्वेश्चन आपको कभी कभार एक आध मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं,
ठीक है। और आज का बच्चा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने लेबोरेटरी टेस्ट बताई, H2SO4 के साथ कभी कभार आ सकता है RORPH+ करके एक ऑक्सीजनियम आयन बनाता है। अगर परऑक्साइड के साथ रिएक्शन दे रहा है तो परऑक्साइड में आपको इस तरीके की रिएक्शन मिलती है, ठीक है। तो परऑक्साइड ऑफ डाइथिल ईथर, तो परऑक्साइड का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि परऑक्साइड का मतलब हमेशा ऑक्सीजन का एक्स्ट्रा होना होता है। जब भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलेंगे आपको तो उसको परऑक्साइड कहा जाता है। जैसे इसको अगर OH लगा होता, सिर्फ OH अगर लगा होता तो ये अल्कोहल बन जाता था, पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है इसलिए इसको परऑक्साइड कहा गया है। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। हमारा लेसन बस खत्म ही होने वाला है, तो बी पेशेंस, ठीक है। पेशेंस रखिए लेसन्स खत्म होने के बाद। नेक्स्ट लेसन क्या लेना है आप थोड़ा कमेंट्स कीजिए कि क्या पढ़ाना है, बायोमोलिकुल्स पढ़ना है, पॉलीमर्स पढ़ना है, या पेपर 1 के कोई लेसन्स पढ़ने हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।